बाबुल का आंगन। शादी के 15 वर्ष बीत जाने पर भी शालिनी को अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं हुआ। केशव के परिवार वालों ने उसे हमेशा सम्मान दिया। उसके दोनों बच्चे मसूरी में उसके देवर शेखर की देखरेख में पढ़ रहे थे। उसके जीवन में सब कुछ ठीक था, फिर भी मन के एक कोने में अपनों को दुखी करने का बोध था। जब तक तक्षक की तरफ फोन उठा, उसके मन को डसने लगता। केशव के ऑफिस जाने के बाद शालिनी बाकी बच्चों कामों को पूरा करने में ही लगी थी कि अचानक फोन की घंटी बज उठी। फोन उठाते ही उधर से केशव की चहचहाती हुई आवाज सुनाई दी। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज से बाबुल मोरा नहर छूटा जाए सुनने के तुम्हारे दिन लद गए। तुम्हारा बरसों का वनवास खत्म हो गया और वह चिर प्रतीक्षित न्योता आ गया जिसका तुम्हें पूरे 15 वर्षों से इंतजार था। यूं पहेलियां मत बुझाएं, साफ साफ बताइए कि बात क्या है। तुम्हारे हिटलर विष्णु भैया, जिन्होंने कसम खाई थी कि न कभी तुम्हारी शक्ल देखेंगे और न अपने घर की देहरी लांघने देंगे, आज उन्होंने अपनी बेटी अनन्या की शादी में आने के लिए कार्ड और उसके साथ तुम्हें मनाने के लिए एक पत्र भी भेजा है। शायद उन्हें फ्लैट का पता मालूम नहीं था, इसलिए मेरे ऑफिस के पते पर यह पत्र आया है। केशव की बातें सुन हतप्रभ शालिनी के आश्चर्य की सीमा न रही। स्त्री के लिए उसका मायका उसके जीवन का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे वह कभी भुला नहीं पाती। आज मायके से संदेश पा उसका मन चंचल पंछी बन अतीत की गलियों में विचरने लगा। उसके पापा आशुतोष माथुर की गिनती शहर के जाने माने वकीलों में होती थी। माँ एक सीधी सादी घरेलू महिला थी। भाई बहनों में सबसे बड़े थे विष्णु भैया, उसके बाद शैल दी, फिर सोनाक्षी दी और सबसे छोटे वह खुद थी। चारों भाई बहनों के बीच अटूट प्यार था, लेकिन अनुशासन प्रिय विष्णु भैया से तीनों बहनें जितना प्यार करती थी उतना ही डरती भी थीं। फिर भी आड़े वक्त हमेशा विष्णु भैया ही काम आते, चाहे पापा से बचाना हो फिर कोई अपनी चीज़ लेनी हो। तीनों बहनों माँ की जगह भैया के पास ही भागी चली जाती थीं। इसी तरह अपना सुख दुख, आक्रोश और आवेग बांटते दिन गुजरते रहे और वे सब भी बचपन लांघकर जवानी के देहरी पर आ खड़े हुए। पापा ने शैल दी की शादी तय कर दी। साधारण कद काठी और शक्ल सूरत वाले अरविंद जीजाजी रांची विश्वविद्यालय में फिजिक्स पढ़ाते थे। रांची में उनका हवेली नुमा मकान और पद प्रतिष्ठा को देख पापा ने झट से उनके साथ शैल दी की शादी तय कर दी थी। लेकिन शादी के बाद जब भी शैल दी ससुराल से आती, उनकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी उदासी और मायूसी नजर आती, जिसे वे बेवजह ही हंसी में छुपाती रहती। इसी दौरान एक ट्रेनिंग के सिलसिले में शालिनी को रांची जाना पड़ा। यह सोचकर वो बेहद खुश थी कि शैल दी के साथ ढेर सारी बातें और मस्ती करने का मौका मिलेगा, लेकिन वहां पहुंचकर उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। उसे अब जाकर एहसास हुआ था कि शैल दी के चेहरे की रौनक और आंखों की चंचलता क्यों गायब हो गई। अरविंद जीजाजी जैसा नीरस और क्रोधी व्यक्ति उसने पहले कभी नहीं देखा था। हर समय शैल दी उस चिड़चिड़े आदमी के इशारों पर नाचती रहती, फिर भी उन्हें पत्नी में कोई गुण ही नजर नहीं आता, बस कमियां ही कमियां निकालते रहते। लेकिन शैल दी की सहन शक्ति का जवाब नहीं था, जो चुपचाप सुनती रहती। जिस दिन से पटना लौटना था, शैल दी उसे बार बार समझाती रही कि मम्मी पापा को कुछ मत बोलना। उनकी बातें सुनकर वह झुंझला पड़ी थी। दी, आपने तो आज्ञाकारी बेटी बनने की हद पार कर दी। आपका यूं घुट घुट कर जीना मेरी आत्मा को कम छलनी नहीं करता है। कितना अच्छा होता अगर आप राहुल के लिए अपने हृदय के द्वार खोल देती। चौंकिए मत, क्या मैं नहीं जानती कि आपकी सहेली हेमा का देवर राहुल आप पर जान छिड़कता था? आप भी उसे कम प्यार नहीं करती थीं। फिर भी उसे अपने आसपास भी फटकने नहीं दिया। क्या दोष था राहुल का? यही कि वह हमारी जाति का नहीं था। पर आपको इस बात की ज्यादा चिंता थी कि मम्मी पापा की इज्जत पर कोई आंच न आए। मैं तो कहती हूँ अगर आप राहुल के साथ भाग जाती तो कौन सा आसमान टूट पड़ता। कम से कम आप तो चैन से रहती। शैल दी ने बढ़कर झट से अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया था, पर उनकी आंखें भर आई थीं। टूटे सपनों का दर्द जैसे उनकी आंखों से पिघल रहा हो। हमेशा से महत्वाकांक्षी रही सोनाक्षी दी की शादी पापा ने काफी ऊंचे खानदान में की थी।
प्रतीक जीजाजी शहर के बड़े बिजनेसमैन थे और इकलौती संतान थे। इस रिश्ते से सभी लोग बेहद खुश थे। सोनाक्षी दी की सास कहलवाती थी सुंदर, संस्कारी और पढ़ी लिखी बहू पाकर निहाल थी। लेकिन सोनाक्षी दी ने जब एक के बाद एक दो बेटियों को जन्म दिया तो उनकी सासू माँ का रवैया ही बदल गया, क्योंकि वंश चलाने के लिए उन्हें बेटा चाहिए था। फिर शुरू हुआ एक के बाद एक गर्भपात का सिलसिला। किसी को भी न उनके जर्जर होते शरीर का ख्याल था, ना ही छलनी होते दिल का। कभी समझौता नहीं करने वाली सोनाक्षी दी की जिंदगी ही समझौता बन गई थी। कई गर्भपात के बाद जब बेटा हुआ तो उसे संभालने की शक्ति उनमें नहीं बची थी। उनके बेटे को तो उनकी सासू माँ ने संभाल लिया, लेकिन वे खुद एनीमिया के साथ मलेरिया का प्रहार झेल नहीं सकी और अपने नवजात शिशु को छोड़ पंचतत्व में विलीन हो गईं। दोनों बहनें के दारुण दुख ने शालिनी का हृदय तार तार कर दिया और उसने शादी न करने का फैसला कर लिया। घर के लोग समझाते रहे, पर वह अपनी जिद पर अड़ी थी। एमएससी करने के बाद वह रिसर्च में पूरी तरह डूब गई। वहीं उसकी मुलाकात केशव से हुई। निश्चल मन का केशव काफ़ी सुलझा हुआ इंसान था। शालिनी की हर तरह की उलझन को सुलझाते सुलझाते वो खुद ही उसके प्यार में उलझता गया, जिसका आभास शालिनी को भी जल्द ही हो गया। केशव के प्यार और निष्ठा ने शालिनी के शादी न करने के फैसले को यह जानते हुए भी बदल डाला कि केशव विजाती है। केशव से शादी करने के फैसले की जानकारी होते ही घर में जैसे भूचाल आ गया। पापा से ज्यादा तो विष्णु भैया तिलमिला उड़े थे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी जो इस शादी के लिए इजाजत मांगने आ गई? अगर तुम्हें केशव से शादी करने की बात भी सोची तो तुम्हारी जान ले लूंगा। मजबूर होकर शालिनी और केशव ने कोर्ट मैरिज कर ली और उसके साथ ही मायके से उसका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। कभी वो भैया की सबसे लाडली थी, लेकिन वही भैया उसके जीवन के महत्वपूर्ण फैसले में उसका साथ देने की बजाय दुश्मनों से व्यवहार करने लगा था। अपनी छोटी बहन के मन को समझने की कोशिश की। पूरे परिवार में एक ही माँ ही थी जो सिर्फ इतना जानकर कि उसकी बेटी सुखी है, दाम्पत्य जीवन जी रही है, इस शादी से पूरी तरह संतुष्ट थी। शादी के 15 वर्ष बीत जाने पर भी शालिनी को अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं हुआ। केशव के परिवार वालों ने उसे हमेशा मान सम्मान दिया। उसके दोनों बच्चे मसूरी में उसके देवर की देख रेख में पढ़ रहे थे। उसके जीवन में सब कुछ ठीक था, फिर भी मन के एक कोने में अपनों को दुखी करने का अपराध बोध जब तक तक्षक की तरह फन उठा सके मन को डसने लगता। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तभी कॉलबेल की आवाज़ सुन उसके भटकते मन पर लगाम लगी। वह दरवाजे की तरफ लपकी। केशव ने अंदर आते ही मुस्कुराते हुए उसके हाथों में लिफाफा थमा दिया। वो लिफाफा थामे बेडरूम में आ गई। केशव से चाय तक पूछने का उसे होश नहीं रहा, बस जल्दी से पत्र खोल पढ़ने बैठ गई। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शालिनी, आशीष, समझ में नहीं आता किस मुंह से तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। जिस समय तुम्हारे सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रख तुम्हें समाज की कुटिल कटास से बचाना चाहिए था, उस समय मैं खुद तुम्हारे विरुद्ध विषमन कर अपना चेहरा उज्जवल कर रहा था। मेरे ही कारण तुम अपने ही घर में पराई हो गई, कई अपमान व दर्द झेले। अगर आज तुम मुझे क्षमा ना भी करो तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। ये तो वैसे भी तुम्हें कभी दोषी नहीं माना। माँ के जाने के बाद मैंने पापा की आंखों में भी पल पल तुम्हारा इंतज़ार देखा, फिर भी मम्मी पापा ने अपने बेटे और अपने बुढ़ापे के एकमात्र सहारे का कभी विरोध करने का साहस नहीं किया। कहते हैं जो किसी से नहीं हारता वो अपनी ही संतान से हार जाता है। मम्मी पापा के बाद अपनी ही संतान से हारने की बारी मेरी थी। मेरी बेटी अनन्या ने मुझे लाकर उसी दोराहे पर खड़ा कर दिया जहां लाकर कभी तुमने हम सबको खड़ा किया था। उसने तो साफ साफ ये भी कह दिया कि अगर मैं बदलते समय के साथ नहीं बदलूंगा तो अकेला रह जाऊंगा। कभी बड़ी निष्ठुरता से अपनी बहन का त्याग करने वाला भाई एक पिता के रूप में अपनी ही बेटी के आगे विवश हो गया। जब उसने मेरी रूढ़िवादी सोच की धज्जियां उड़ा दी तब मेरी समझ में आया कि मेरे हाथों कितना बड़ा अन्याय हो गया।
अब अक्सर ही माँ का कातर दृष्टि की याद मुझे सहमा जाती है। इस पत्र के साथ अनन्या की शादी का कार्ड भी है। अगर तुम और केशव मुझे माफ़ कर सको तो सारी प्रताड़ना, अपमान, अपेक्षा अपने परिवार के साथ अनन्या की शादी में अवश्य आओ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, करके ज़रूर आओ। तुम्हारे इंतज़ार में, तुम्हारे भैया। शादी के कार्ड पर फ़ोन नंबर लिखा था। शालिनी के हाथ खुद ब खुद नंबर डायल करने लगे। हेलो, भैया की आवाज़ थी। सुनते ही शालिनी की ज़ुबान जैसे तालू से चिपक गई, लेकिन भैया उसकी चुप्पी से ही ताड़ गए। कौन? क्या शालिनी? हाँ, मुश्किल से एक शब्द निकल पाया। क्या तुमने मुझे माफ़? ये क्या भैया, भाई बहन के बीच माफ़ी जैसे शब्द कहाँ से आ गए? ऐसा बोलकर एक बार फिर आपने मुझे पराया कर दिया। मेरे भैया मुझसे माफ़ी मांगे, ये तो मुझे कभी भी मंजूर नहीं होगा। आप तो हमेशा डांटते हुए ही अच्छे लगते हैं। आज भी आप मुझे डांटकर अधिकार से बुलाइए। देखिए मैं कैसे सिर के बल दौड़ी चली आती हूँ। तभी उधर से भैया की आवाज़ आई। ज़्यादा 3-5 मत कर, जल्द से जल्द पहुँच, ढेर सारे काम पड़े हैं। भैया की मीठी डांट सुन आंसुओं के सैलाब के बीच भी शालिनी हंस पड़ी।